गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो जैसे कि हम रिवीजन सेशंस चला रहे थे, उसी में ही हमारा अगला टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, यह आपकी पार्टनरशिप बुक का लास्ट चैप्टर है और बड़ा ही आसान चैप्टर है। तो भाई यहाँ पे जैसे कि हमने रिवीजन वीडियोस जैसे जैसे आ रही हैं, तो मेरे पास दो तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं। एक जिसने टॉपिक करा हुआ है, एक जिसने टॉपिक नहीं करा हुआ। तो दोनों के लिए सफिशिएंट मटेरियल है। अगर आपने करा हुआ है तो आप मेरे को 1.5x 1.5x या 1.25x पे देखिए, जिस पे आपको मेरी आवाज़ ठीक ठाक समझ में आए, आपको ये चैप्टर अच्छे से आएगा। अगर आपने नहीं करा हुआ तो आप नॉर्मल स्पीड पे ये चैप्टर देखिए, आपको फिर भी ये चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले वर्ड को समझते हैं भाई। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब हम कोई चीज खत्म करते हैं उसे क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन कहते हैं। अब किस चीज को खत्म कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म को। अच्छा, एक चीज याद हो आपको, तो हमने पिछले चैप्टरों में कुछ वर्ड पढ़े थे, जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता था? रिलेशन चेंज होते थे, बट पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रहती थी, है ना। मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जैसे कि आप और मैं पार्टनर हैं, ठीक है, हमारे बीच की रेशियो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो देखो रिलेशन तो चेंज हो गए, लेकिन पार्टनरशिप क्या रही? कंटिन्यू रही। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, ऐसे ही हम दो पार्टनर, एक नए पार्टनर को एडमिट करा, ए को। ठीक है, मैं और आप पार्टनर है, ए को और एडमिट कर लिया, तो एडमिशन हो गया। बट हम दोनों की पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रही, लेकिन रिलेशन चेंज हो गए। सी की रिटायरमेंट हो गई या डेथ हो गई, तो भी हम दोनों के रिलेशन चेंज हो गए, लेकिन पार्टनरशिप फर्म क्या रही? कंटिन्यू रही। तो इसे क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। आया समझ में? इससे ठीक उल्टा होता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब क्या होता है भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का? यहाँ पे रिलेशन तो एंड होंगे ही, साथ में फर्म भी एंड हो जाएगी, यानी सब कुछ खत्म हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, ये कुल मिला के अगर मैं अपने बिजनेस को खत्म करना चाहता हूँ या बिजनेस पे ताला लगाना चाहता हूँ, तो उसे क्या बोला जाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आया समझ में? डिफरेंस देखेंगे अभी दोनों में। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिकॉग्नाइज द डिफरेंस इन द ब्रेकिंग ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ अ फर्म विच टर्म्ड एज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? तोड़ना। इकोनॉमिक रिलेशनशिप यानी बिजनेस के रिलेशनशिप, जैसी बिजनेस के रिलेशनशिप सारे खत्म हो जाएंगे, उसी को हम क्या कह देंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कह देंगे। चलिए दोनों वर्ड्स में डिफरेंस समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, फर्क समझना। सबसे पहले यह है ट्रीटमेंट ऑफ बिजनेस, सॉरी फर्क समझना दोनों में। कह रहा है द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड। ये क्या है? ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है। बिजनेस टर्मिनेट नहीं हुआ है, यानी कि बिजनेस तो कंटिन्यू रहेगा। और यहां पे क्या हो जाता है? बिजनेस ऑफ द फर्म क्लोज्ड हो जाता है। आ रहा है समझ में? आसान है। सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। एसेट एंड लाइबिलिटी यहाँ पे रिवैल्यूड होते थे, याद करो। एडमिशन में हमने रिवैल्यूशन बनाया था, रिटायरमेंट में रिवैल्यूशन बनाया था, डेथ में भी कुछ क्वेश्चनों में रिवैल्यूशन बना था, चेंज इन प्री एसआर में भी कुछ क्वेश्चन में रिवैल्यूशन बना था। तो वहां पे एसेट और लाइबिलिटी क्या होती है? रिवैल्यूड होती है। बट यहाँ पे एसेट सोल्ड हो जाती है और लाइबिलिटी पे हो जाती है, क्योंकि जब देखो आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो एसेट और लाइबिलिटी का करोगे क्या? एसेट को बेचो, लाइबिलिटी को पे करो, जो बचा वो अपने घर पे ले जाओ। ठीक है, तो वो डिसोल्यूशन होता है आपका फर्म का। इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अच्छा एक बात बताओ, अगर डिसॉल्व हो रही है फर्म, यानी फर्म बंद हो रही है, तो कोई मेरा और आपका रिलेशन रहेगा? नहीं, रिलेशन क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। बट अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पीएसआर हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे रिलेशन चेंज हो जाएंगे। किसके? पार्टनर्स के, लेकिन बिजनेस क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है इतना?
ठीक है। क्लोजर ऑफ बुक, रिकॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी रिक्वायर्ड नहीं होता कि आप बुक को क्लोज करो, लेकिन डिसोल्यूशन में क्या होता है भाई, आपको रिक्वायर्ड हो जाता है कि बुक को क्लोज करो, क्योंकि जब बिजनेस ही बंद कर रहे हो तो बुक का करोगे क्या। आता है भाई इतना समझ में। तो डिफरेंस है, पहले हम थोड़ा थ्योरी देखते हैं ताकि थोड़ा सा बेस बन जाए, फिर उसके बाद आज ही इसी वीडियो में जनरल एंट्रीज करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं भाई डिसोल्यूशन कितनी तरीके से हो सकता है। जैसे कि पहले लिखा होगा है कि डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब जैसे कि मान लो कि भाई हम दोनों पार्टनरशिप में आते हैं, बट हमने है ना एक टाइम लिमिट लगा रखी है, जैसे भाई 6 साल का एग्रीमेंट है, ठीक है, 10 साल का एग्रीमेंट है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा पार्टनर्स का, वैसे ही फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। आता है भाई इतना समझ में। फिर क्या करा है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, अगर सारे पार्टनर तैयार हैं बिजनेस को बंद करने के लिए तो भी हम क्या कर देंगे, बिजनेस को एंड कर देंगे। आया समझ में। पहला, सारे पार्टनर तैयार हैं कि भाई जैसे मैं तैयार हूं, चलो ये बिजनेस खत्म कर देते हैं, आप भी तैयार हो बिजनेस खत्म कर देते हैं, हमारा ए भी तैयार है बिजनेस को खत्म कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, बिजनेस को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। या फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड पूरा हो जाए तो भी हम क्या कर देंगे, फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी क्या होता है, जहां पे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता डिसोल्यूशन के अलावा। इसमें क्या होता है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, या फिर आपका बिजनेस अनलॉफुल हो जाए। जैसे कि हमारे अभी ड्रीम 11 फैंटेसी लीग थी ना जितनी, उसमें क्या होता था, बैटिंग होती थी एक तरीके से कि भाई आप अपनी टीम बनाइए, कोई ना कोई आपका करोड़पति या लखपति बन जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, ऐसी कंपनीज को बैन कर दिया। अब एक बात बताइए, मैंने और आपने ऐसी कोई फैंटेसी ऐप बनाई थी, ठीक है, तब तो लीगल थी, अब मेरा बिजनेस क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया, तो क्या मैं अब पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर पाऊंगा, नहीं। तो यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये मैं चाहता था या कंपलसरी हुआ मेरे साथ, ये मेरे साथ कंपलसरी डिसोल्यूशन हुआ। क्लियर है इतना। तो व्हेन द पार्टनर और ऑल बट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, या तो सारे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या उनमें से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो हमको फर्म क्या करनी पड़ेगी, डिसॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इलीगल। इलीगल मतलब जैसे मैंने अभी आपको फैंटेसी ऐप के बारे में बताया था, क्रिप्टो माइनिंग पहले इंडिया में लीगल थी, अब क्या हो गया, बैन हो गया, तो वो भी बिजनेस क्या हो गया, इलीगल हो गया। आता है भाई इतना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किस किस तरीके से भाई डिसोल्यूशन हो सकता है, डिसोल्यूशन हैपनिंग ऑफ इवेंट। कोई ऐसा इवेंट या घटना घट जाए जिसकी वजह से डिसोल्यूशन हमें करना पड़े, जैसे कि बाय द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। अच्छा ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो एक्सपायर हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इसमें भी आता है एक इवेंट। ठीक है, द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेम ही चीज है। बाय डेथ ऑफ अ पार्टनर, अच्छा मान लो 2 पार्टनर है, एक की डेथ हो जाती है, तो भी क्या करना पड़ेगा, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट व्हेन अ पार्टनर इज अ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो देखो वही सारी बातें उसने अलग पॉइंट में लिख दी। ठीक है, यहां से आपका उठेगा तो एमसीक्यू उठेगा फाइनल टर्म में, यानी बोर्ड्स में आपके। हाँ, आपका थ्योरी क्वेश्चन बहुत मुश्किल है कि वो पूछ ले। डिसोल्यूशन बाय नोटिस। नोटिस से डिसोल्यूशन कैसे होगा, जैसे देखो सारे पार्टनर तैयार है, मैं तैयार हूं, आप तैयार हो, ए भी हमारा तैयार है, तो फर्म को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। अब ए कह रहा है कि भाई मेरे को फर्म को डिसॉल्व करना है, बट हम दोनों कह रहे हैं कि मेरे को फर्म को चलाना है। ठीक है, तो ए क्या करेगा भाई, एक नोटिस लाएगा एक सफिशिएंट टाइम का, हाँ, कि भाई फर्म को ऐसे ऐसे करके डिसॉल्व कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, इसे कहते हैं बाय नोटिस। क्लियर है इतना। ठीक है, in case of a partnership at will, the firm may be dissolved if any one of the partners give a notice in writing to the other partner। ये नहीं है कि आप सारे ही तैयार हो डिसोल्यूशन के लिए, कोई एक पार्टनर होगा कि भाई चलो अब इस बिजनेस को बंद कर देते हैं, तो वो मेरे को एक नोटिस देगा, एक सफिशिएंट टाइम पीरियड देगा, उस टाइम पीरियड के बाद हम क्या करेंगे, उस बिजनेस को डिसॉल्व कर देंगे। क्लियर है भाई इतना। चलिए लास्ट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट के थ्रू डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है, आपका कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का मिल गया, जैसे कि अनसाउंड माइंड समझते हो, जैसे गजनी मूवी आपने देखी होगी, आजकल ट्रेंड में सैयारा मूवी चली हुई है, वहां पे क्या होता है कि क्या कहते हैं उसको, लॉस ऑफ मेमोरी होती है। ठीक है, कभी याद है कभी नहीं है, या माइंड से अनस्टेबल पर्सन्स
जैसे ही कोर्ट को पता चलता है कि भाई कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसे डिसॉल्व कर सकती है। और अगर आप परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ हिज ड्यूटी, जैसे कि कोई सिंगर है, ठीक है, उसके लिए गला जो होता है, जो उसकी आवाज होती है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए भाई उसके गले में कोई दिक्कत आ गई, तो वो सिंगिंग तो कर नहीं सकता, तो वो क्या हो गया, परमानेंटली इनकैपेबल हो गया अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कोर्ट कहेगा इसमें व्हेन अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली, तो मतलब क्या है, किसी केस में गिल्टी पा जाए, ठीक है। मान लो भाई किसी ने हमारे ऊपर केस कर दिया और एक पार्टनर क्या हो गया, गिल्टी मिल गया, तो कोर्ट डिसीजन सुना सकते कि भाई चलिए अब आप अपनी फर्म को क्या करिए, डिसॉल्व कीजिए, ठीक है। व्हेन अ पार्टनर कमिट्स अ ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जब कोई पार्टनर ब्रीच करता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड को, ब्रीच मतलब होता है तोड़ना, जैसे कोई रूल्स लिखा हो, वो पार्टनर बार बार तोड़ रहा हो, तो भाई दूसरा पार्टनर उसके ऊपर केस कर देगा, कोर्ट डिसीजन सुना सकता है कि भाई चलिए अब आप अपनी फर्म को क्या करिए, डिसॉल्व कर दीजिए, ठीक है। व्हेन अ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म अ थर्ड पार्टी, जब एक पार्टनर अपने इंटरेस्ट को एक थर्ड पार्टी पे ट्रांसफर कर देता है, जैसे कि मैं पार्टनर हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अपना सारा इंटरेस्ट किसी और पार्टी पे ट्रांसफर कर रहा हूं, तो आप लोग कह रहे हो कि भाई इसी पार्टी से क्यों ट्रांजैक्शन कर रहे हो बार बार, तो वहां पर भी क्या हो सकता है, कोर्ट कह सकता है फर्म को डिसॉल्व करना। देखिए कोर्ट जो है ना, वो उसको कोई भी कारण अगर जस्टिफाई लगता है तो वो फर्म को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया भाई थ्योरी में कि भाई डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपलसरी डिसोल्यूशन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा हैपनिंग ऑफ इवेंट और बाय नोटिस, और लास्ट में क्या पढ़ा, कोर्ट। तो भाई 5 तरीके से आपका डिसोल्यूशन हो सकता है, हैपनिंग ऑफ इवेंट, कंपलसरी डिसोल्यूशन, बाय नोटिस, और क्या था आपका डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट और बाय कोर्ट। चलिए अब हम सीखते हैं ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट, कि मान लो भाई फर्म बंद कर रहे हैं, देखना इधर, इधर देखना, ये पार्टनर है डोरेमोन और ये है नोबिता, ये अपने बिजनेस को अच्छा खासा रन कर रहे थे, यानी चला रहे थे, ठीक है। ये अपने बिजनेस को क्या कर रहे थे, ठीक ठाक चला रहे थे। हाँ, एक पॉइंट आया जब इनको है ना लॉसेस पे लॉसेस होने लगे, जैसे अपना कोविड आया था ना, तो कई फर्में बंद हो गई, हाँ, तो लॉसेस पे लॉसेस होने लगे, तो इन्होंने कहा चलिए अब हम इतना लॉसेस को तो बियर नहीं कर सकते, तो फर्म को क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, फर्म को डिसॉल्व कर दिया। अब जैसे ही फर्म को डिसॉल्व करा, एसेट बेचना चालू करा, एसेट बेचने से क्या होगा, लाइबिलिटीज को पे करना चालू करना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या है कि लाइबिलिटीज जब पे करने लगे ना ये, तो लाइन से ये सब लोग खड़े हुए थे, ठीक है। ये हमारे सिक्योर्ड लोन वाले खड़े थे। सिक्योर्ड लोन क्या होता है, जिसके बदले हमने कुछ गिरवी रख रखा है। ये कुछ अनसिक्योर्ड लोन वाले भी खड़े हुए थे। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, जैसे क्रेडिटर वाले भाई कुछ गिरवी रखे बिना हमें लोन दे देते हैं, या कोई पर्सनल लोन आपने लिया हो, वो भी क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन्स में आता है, ठीक है। सिक्योर्ड वाले खड़े हुए थे, जैसे बैंक ने मेरे को लोन दिया तो भाई बिना कुछ गिरवी रखे तो वो लोन देगा नहीं। अनसिक्योर्ड में क्रेडिटर वगैरह खड़े हुए थे, भाई वो विदाउट सिक्योरिटी हमको लोन देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारे रिलेटिव्स भी थे, ठीक है, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। रिलेटिव्स किसे कहते हैं, जैसे कि जो भी हमारे रिश्तेदारी में आता है, चाचा, मामा, ताऊ, पापा, दादा, भाई, हाँ, वो सब किस में आएंगे, रिलेटिव्स में। अच्छा, पार्टनर भी लोन दे सकते हैं, है ना। और लास्ट में पार्टनर्स की कैपिटल, उनकी कैपिटल भी तो होगी। देखो इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट करा होगा तो इन्होंने 1 लाख 2 लाख कुछ तो लगाया होगा ना, तो ये उनकी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। तो भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कैपिटल हो सकती है, पार्टनर्स ने लोन दिया हो, रिलेटिव्स ने लोन दिया हो, क्रेडिटर वगैरह हो, और सिक्योर्ड लोन वाले हो। तो किस ऑर्डर में पेमेंट करूं, मान लो मैंने एसेट बेचना चालू कर दिया, तो पार्टनर तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी जेब भर लेंगे,
ठीक है, पहले अपने कैपिटल भरेंगे, फिर अपने लोन वाले पैसे चुका देंगे, बाद में सबको देखेंगे, तो ये तो सबके साथ गलत हो जाएगा। तो भाई सेक्शन 48 और 49 पार्टनरशिप एक्ट के क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट बताता है, वो भी किस तरीके से आपको सेटल करना है। सबसे पहले आपको सिक्योर्ड लोन को पे करना है। सिक्योर्ड लोन को क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी चीज से सिक्योर्ड होंगे, उसको बेचो और उसको पे आउट करो। ठीक है भाई। सेकंड नंबर पे आपको अनसिक्योर्ड लोन को पे करना है, जो आपके क्रेडिटर वगैरह है, फिर आपको उनको पे आउट करना है। थर्ड नंबर पे आपके रिलेटिव्स आते हैं। फोर्थ नंबर पे पार्टनर्स का लोन आता है। अगर लास्ट में पैसा बचता है तो फिफ्थ नंबर पे कौन लेकर जाएगा? पार्टनर्स पैसे को ले जाएंगे। क्लियर है? जैसे कि मान लो भाई इसने मेरे को लोन दे रखा है 5 लाख रुपए का, इसने मेरे को लोन दे रखा है 7 लाख रुपए का, रिलेटिव्स ने लोन दे रखा है 2 लाख रुपए का, पार्टनर से लोन ले रखा है 1 लाख रुपए का, और कैपिटल है हमारी 10 लाख रुपए की। ठीक है, ये सब चीजें मेरे पास हैं। जब मैंने एसेट्स को सोल्ड करा तो मेरे पास एसेट बेचने से 8 लाख ही रुपए आ पाए। तो अब 8 लाख में से पार्टनर कह रहा है कि भाई चलो सारे पैसे मैं ले लेता हूं, बाकी सब घर जाओ, तो ये तो भाई गलत हो जाएगा। तो 8 लाख रुपए में से सबसे पहले 5 लाख इसे दे देंगे, तो ये तो हो गया भाई जीरो। बचा कितना? अभी भी 3 लाख रुपए बचा हुआ है। तो हमारा ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट क्या कहता है? फिर आप इसको अनसिक्योर्ड को दो भाई 3 लाख। अब कुछ बचा है? नहीं, बाकी सब आपकी डेफिशिएंसी पड़ गई, यानी और आप पे आउट नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर आपके पास पैसा भरपूर है तो जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे इसी ऑर्डर में पे आउट करोगे। ठीक है, पहले किसको? सिक्योर्ड को, फिर किसको? अनसिक्योर्ड को, फिर किसको? रिलेटिव को, फिर आपके पार्टनर के लोन को, और लास्ट में जाके पार्टनर की कैपिटल को पे आउट करोगे। क्लियर है? इतना आता है भाई? इतना समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर में देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन का टाइप आएगा आपका जनरल एंट्री, जो कि 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 4 नंबर 3 नंबर में। दूसरी टाइप में आता है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, वो आपका 6 नंबर में आएगा। ठीक है, तो पहले हम जनरल एंट्री करेंगे इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम इसके अकाउंट्स को सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना जनरल एंट्रीज को। अब एक बात बताओ, हमारे पास एसेट भी हो सकते हैं और लाइबिलिटीज भी हो सकते हैं भाई, दोनों चीजें हो सकते हैं। एसेट में क्या हो सकता है? कैश, बैंक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, है ना? ये सब चीजें क्या हो सकती हैं? एसेट्स में हो सकते हैं। और आपको लग रहा हो भाई कंप्यूटर्स, ठीक है, ये सारी हमारी क्या है? एसेट्स। लाइबिलिटीज में क्या हो सकता है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, हाँ, बैंक लोन, रिलेटिव लोन और कैपिटल, है ना? ये सब चीजें भी आपकी हो सकती हैं। तो अब क्या करें? हम इस अकाउंट को कंटिन्यू करें या बंद कर दें? देखिए बिजनेस तो बंद हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको बंद करना पड़ेगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, एक बात बताओ, अगर मैं चाहूंगा ना सारी एसेट एक ही दिन में बिक जाए, नहीं बिकेंगी। सारी लाइबिलिटी एक ही दिन में पे आउट हो जाए, नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या होगा? इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, तब तक के लिए अकाउंट ओपन रहेंगे। ठीक है, तो उससे दिक्कत होगी हमें भाई। कोई चीज बिक रही है तो आप उसको उसके अकाउंट में डालो, फिर जैसे क्रेडिटर पे आउट हो रहे हैं तो क्रेडिटर अकाउंट को खोलो, उसमें डालो। तो इन्होंने क्या करा कि आप एक काम करो, एक कॉमन अकाउंट बनाओ जिसका नाम रख दिया रियलाइजेशन। ठीक है, इन्होंने कहा आप सारी एसेट और सारी लाइबिलिटी किस में डाल दो? रियलाइजेशन में डाल दो। अब कैसी एसेट और कैसी लाइबिलिटी रियलाइजेशन में डालनी है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो भाई जो चीज बिक सकती है आप उसको डालो। कैश और बैंक को बेच के क्या करोगे आप? कैश और बैंक को तो बेच नहीं सकते, उसको सीधा पे करोगे, तो कैश और बैंक रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। डेटर तो भाई बिकेगा ना, इसको डालो। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइजेशन में, बिल्डिंग रियलाइजेशन में, स्टॉक रियलाइजेशन में, कंप्यूटर रियलाइजेशन में। अच्छा, गुडविल होती तो गुडविल भी रियलाइजेशन में डाल दूं? हाँ, क्योंकि भाई आपको पता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में आती नहीं है। अगर आपकी गुडविल बैलेंस शीट में दिख रही है तो वो कौन सी है? खरीदी हुई। अगर आपने खरीदी है तो आप भाई बेच भी सकते हो। आ रहा है ना समझ में?
तो गुडविल भी आप रियलाइजेशन में डाल दो। तो सर एसेट साइड में तो P&L और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी आते थे, ये भी डाल दो क्या रियलाइजेशन में? P&L तो लॉस होता था और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता था? जो हमने एडवर्टीजमेंट में खर्चा करा, जिसको हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, ये बिकेगा थोड़ी ना, इसको मत डालो आप रियलाइजेशन। आया समझ में? कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि मैंने पार्टनर से रिलेटेड चीजें और कैश और बैंक छोड़ के बाकी सारी चीजें कहां डाल दी? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी। क्लियर है? तो इसके बाद बारी आई लायबिलिटी की। क्रेडिटर को पे करोगे? हाँ करेंगे। बीपी बिल्कुल। बैंक लोन? हाँ। रिलेटिव लोन? बिल्कुल। बट कैपिटल तो अपनी है, उसको भी रियलाइजेशन में जाके पे आउट करोगे? नहीं, उसके लिए हम क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनता, वो वाला हम अकाउंट बना के वहां से पे आउट करेंगे। इसको हम वहां पे नहीं भेजेंगे। अब डाउट से ये आएगा, यहाँ तो रिजर्व्स भी होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, IFR, WCR, है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सारे रिजर्व है ना, अपने होते हैं, है ना, इसको बांटते नहीं है। बट इनमें से एक ये EPF, ये क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये लगता तो रिजर्व जैसा है, बट ये क्या है? PF है। ये एम्प्लॉय का, ये मेरा नहीं है। जैसे बाहर वालों के हमारे पास पैसे थे, ऐसे एम्प्लॉय के पैसे पड़े हुए हैं, तो इसको भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो जनरल रिजर्व रियलाइजेशन में नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स का है, आपस में बांट लेंगे। कॉन्टिजेंसी रिजर्व रियलाइजेशन में नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अब ये दो रिजर्व थोड़े से दिक्कत वाले हैं। दिक्कत वाले कैसे हैं? अगर इनके साथ कोई क्लेम नहीं आता तो क्या इनकी कोई ड्यूटी बनती है पे आउट करने की? नहीं, तो ये रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। बट अगर मान लो इन्वेस्टमेंट आ गई या क्लेम आ गया वर्कमैन कंपनसेशन का, तो ये भी रियलाइजेशन में जाएगा और ये भी रियलाइजेशन में जाएगा। आया समझ में? अगर केवल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट नहीं है और क्लेम नहीं है, तो ये भी नहीं जाएंगे कहीं पर भी। ये भी क्या करेंगे? पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। लेकिन अगर दोनों साथ हैं तो दोनों भाई उठ के कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन में चले जाएंगे। क्लियर है इतना? तो अब आप ये मत पूछिएगा कि भाई कौन सी चीज रियलाइजेशन में जाएगी और कौन सी चीज रियलाइजेशन में नहीं जाएगी। जो पार्टनर का नहीं है वो सब कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में जाएगा। अच्छा, लायबिलिटी साइड एक चीज रहेगी, पार्टनर का लोन। ये पार्टनर का है या किसी और का? ये पार्टनर का है, तो ये भी रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। क्लियर है? कैश बैंक क्यों नहीं गया रियलाइजेशन में? आप ये सब बेच के क्या लाओगे? कैश ही तो लाओगे या बैंक में पैसे लाओगे, उसी से तो पे आउट करोगे। तो वो पहले ही कैश बैंक है, उसको और कितना पे आउट करोगे? ठीक है, तो वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। बाकी सारी एसेट्स हमारी कहाँ चली गई? रियलाइजेशन में। सारी लायबिलिटी कहाँ चली गई? रियलाइजेशन में। जो पार्टनर से रिलेट करती थी वो कहीं पर भी नहीं गई। क्लियर है इतना? एक लास्ट डाउट कि भाई डेटर है तो इसके साथ प्रोविजन भी होंगे, तो प्रोविजन भी आपका रियलाइजेशन में जाएगा। किस साइड? लायबिलिटी वाली साइड। क्यों? क्योंकि भाई प्रोविजन एक लायबिलिटी के नेचर का होता है। क्लियर है? इसको नोट करना चाहो तो आप नोट कर लो, मैं आपको टाइम देता हूं, आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, सबसे बेस्ट है स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब जनरल एंट्री सीखते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया सारी एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम? रियलाइजेशन में। और सारी लायबिलिटीज को भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम? रियलाइजेशन में। तो एसेट को भी रियलाइजेशन में और लायबिलिटी को भी कहाँ पे? रियलाइजेशन में। ठीक है, तो एक बात बताओ, एसेट आ रही है या जा रही है? अब तो एसेट मेरे पास से जा रही है और कहाँ जा रही है? रियलाइजेशन अकाउंट में जा रही है। ठीक है, तो एसेट कम होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्लियर है इतना? जिसको भाई रूल्स भी याद नहीं है वो इन रूल्स पे चलेंगे। एसेट और एक्सपेंस, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। ये हमारी मॉडर्न अप्रोच है, आप इन सी रूलों पे चलते चले जाएंगे। क्लियर है इतना?
आता है समझ में? ठीक है, तो एसेट को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि एसेट हमें छोड़ के जा रहा है, कहाँ जा रहा है? रियलाइजेशन में। तो एसेट कम हुआ इसलिए हमने क्या करा? क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब आप एसेट को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? आप एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे ही एसेट रियलाइजेशन में जाएगी, रियलाइजेशन एसेट नेचर का हो जाएगा। हाँ, एसेट बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो रियलाइजेशन को क्या करो? डेबिट कर। ठीक है, तो रियलाइजेशन डेबिट, एसेट बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। क्लियर है इतना? तो सारी एसेट्स को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन में। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट में क्या? रियलाइजेशन टू लैंड, रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, रियलाइजेशन टू कंप्यूटर, रियलाइजेशन टू मशीनरी। या तो सबकी अलग अलग एंट्री करो या फिर कंबाइन एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू कंप्यूटर, टू मशीनरी, टू डेटर। ये सब चीजें आप इस तरीके से एंट्री पास करोगे। ठीक है, बीइंग में क्या लिखोगे नरेशन में? बीइंग एसेट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। आया इतना समझ में? क्लियर है इतना? चलिए ऐसी लाइबिलिटीज को देखते हैं। लाइबिलिटी हमें छोड़कर जा रही है, कहाँ जा रही है? रियलाइजेशन में जा रही है। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है? लाइबिलिटी घट रही है। और लाइबिलिटी घटेगी तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो भाई लाइबिलिटीज को क्या करो? डेबिट कर दो। हाँ, अब जैसी लाइबिलिटीज डेबिट हुई तो भाई लाइबिलिटी कहाँ चली गई? रियलाइजेशन में। जैसी लाइबिलिटी रियलाइजेशन में चली तो रियलाइजेशन का नेचर क्या हो गया? लाइबिलिटी जैसा हो गया, यानी रियलाइजेशन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो ये सब चीजें कहाँ चली गई? रियलाइजेशन में चली गई। क्लियर है? बीइंग लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आया समझ में इतना? इससे कहते हैं ट्रांसफर्स की एंट्री। एसेट को हमने कहाँ ट्रांसफर करा? रियलाइजेशन में। लाइबिलिटी को भी कहाँ ट्रांसफर करा? रियलाइजेशन में। ठीक है, एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर, ईपीएफ, ठीक है, बैंक लोन, टू में रियलाइजेशन। क्योंकि सारी लाइबिलिटी डेबिट करो और कहाँ भेज दो? रियलाइजेशन में भेज दो। क्लियर है? आ रहा है समझ में भाई? ठीक है, चलिए अब हम करेंगे एसेट्स को बेचने का काम। एसेट कैसे बेची जाएगी भाई? चलो ये भी सीख लेते हैं। एसेट को बेचने के हमारे पास तीन तरीके हैं। तीन कौन कौन से तरीके हैं? चलिए, पहला तरीका कि आप उसको कैश या बैंक में सोल्ड आउट कर। सबसे आसान तरीका यही है। मेरे पास मेरा फोन है, मेरे को उसको बेचना है, तो मैं क्या करूंगा? सामने वाले को दूंगा और उससे क्या ले लूंगा? कैश या बैंक ले लूंगा। यही तो करूंगा भाई। ठीक है, तो आपने क्या करा? कैश और बैंक में रियलाइजेशन को डाल दिया। सेकंड ऑप्शन क्या है? कि भाई आप उसको पार्टनर को दे दो या पार्टनर ले जाएगा। ठीक है, तो इसकी डीलिंग कहां से करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से करेंगे। थर्ड ऑप्शन क्या है? कि आप सेट ऑफ कर दो। सेट ऑफ मतलब, सेट ऑफ का मतलब समझना। मेरे पास मेरा फोन है, आप मेरे क्रेडिटर हो, यानी मेरे को आपको पैसे देने हैं। आपको मेरा फोन पसंद है, आपने कहा ठीक है, जितने पैसे मेरे को देने हैं आप अपना फोन मेरे को दे दो और उसके बाद आपको कोई पैसे की देने की जरूरत नहीं है। तो उसे क्या कहेंगे? सेट ऑफ कहेंगे। या देखो, मेरा काम भी वही है और आपका काम भी वही है। तो जो मेरे बिजनेस में मशीनरी लगी हुई है वो आपको चाहिए, तो आप क्या कहोगे? भाई ये मशीनरी मेरे जितना उधार है उसके इक्विवेलेंट है, तो हाँ आप इसको मेरे को ट्रांसफर कर दो। तो इसे क्या बोला जाएगा? सेट ऑफ बोला जाएगा। क्लियर है इतना? तो चलो बेचना सीखते हैं। सबसे पहले जैसे ही बेचेंगे कैश आएगा, हाँ कैश एसेट है, हाँ एसेट बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सर तो बैंक को क्या करेंगे? बैंक भी एसेट है, या तो कैश आएगा या फिर क्या आएगा? बैंक आएगा। तो कैश आएगा तो कैश को डेबिट करो, बैंक आएगा तो बैंक को डेबिट करो। और क्या जा रहा है? रियलाइजेशन जा रहा है। अच्छा, पीछे हमने रियलाइजेशन को एसेट माना था, अब एसेट वो नहीं रही, एसेट कम होगी तो क्रेडिट होगा। अब डाउट आएगा, सर वो एसेट थी 10 लाख की, आपने उसको सोल्ड करा या तो 10 में या 9 में या 12 में। तो देखो, आप जितने का सोल्ड करोगे हमेशा सेल वैल्यू से एंट्री करोगे, बुक वैल्यू का मेरे को कोई लेना देना नहीं है।
तो सर ये तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, उसका क्या करें? उसका कुछ भी मत करो, उसको छोड़ दो। लास्ट में हम प्रॉफिट और लॉस की एक एंट्री पास करेंगे जैसे रिवैल्यूएशन में करते थे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, कैश आपने डाला एसेट में, एसेट बढ़ा तो डेबिट करा, और रियलाइजेशन हमारा चला गया, उसको क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। सिंपल एंट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पार्टनर ले जाए तो क्या करेंगे? अगर मान लो पार्टनर ले गया तो कैश देगा? नहीं देगा। तो क्या करे? पार्टनर की मेरे पास कैपिटल पड़ी हुई है, मैं उसको क्या करूंगा? उसी में से कम कर दूंगा। ठीक है, तो पार्टनर की कैपिटल क्या करेंगे? डेबिट करो भाई। कैपिटल कम होती है तो डेबिट करो। क्या चला गया? एसेट चली गई। एसेट कहाँ पड़ी है? रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कैपिटल कम हुई तो कैपिटल को डेबिट करा। रियलाइजेशन की एसेट चली गई तो रियलाइजेशन को, एसेट कम हुई तो उसको क्रेडिट कर दिया। सिंपल। सेट ऑफ में क्या होगा भाई? सेट ऑफ में एसेट तो चली गई तो टू रियलाइजेशन है ना, एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे। और क्या गया? यहाँ ना पैसा है ना कैपिटल, कम करेंगे। यहाँ तो लाइबिलिटी चली गई। अच्छा, लाइबिलिटी भी तो रियलाइजेशन में पड़ी हुई है। हाँ, तो लाइबिलिटी कम हुई तो लाइबिलिटी को क्या करेंगे? अपन डेबिट कर देंगे। तो ये तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन एंट्री हो गई। कभी ऐसा करे कैश टू कैश या बैंक टू बैंक? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होगा? रियलाइजेशन में ही लाइबिलिटी पड़ी है, रियलाइजेशन में ही एसेट पड़ी है, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा नो एंट्री। लिखने के नंबर है, बिना लिखे आप कुछ भी करके आओगे तो उसका कोई भी नंबर नहीं है। मान लो आपकी फर्स्ट एंट्री है, उसकी एंट्री कर दी। सेकंड एंट्री है, उसकी एंट्री कर दी। थर्ड एंट्री में एंट्री नहीं होगी, यानी नो एंट्री होगी। फोर्थ की आपने एंट्री कर दी, थर्ड खाली छोड़ दिया तो नंबर थोड़ी ना देखा, आपको वहां लिखना पड़ेगा नो एंट्री, बिकॉज इट्स अ सेट ऑफ एंट्री। क्लियर है? क्रेडिटर बिल्डिंग से सेट ऑफ हो रहे हैं, आप वो रीजन लिख के आ जाएंगे। आया भाई इतना समझ में? ठीक है, एक और तरीका है भाई एसेट्स को बेचने का। मतलब तरीके तो तीन ही है। एक तरीके की एसेट और हो सकती है जिसे हम बोलेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट किसे कहते हैं? जैसे कि भाई हमारे घर में एक स्टोर रूम है ना, उसकी सफाई चल रही है। सफाई करते करते मेरे को एक चीज मिल गई जो मेरे दिमाग में नहीं थी, ना मेरे घर वालों के पास उसकी नॉलेज थी कि भाई हमारे पास पड़ी हुई है। तो ये क्या हो गई है? अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई। अब अगर मैं उसको बेचूंगा तो मेरे पास या तो कैश आएगा है ना, या पार्टनर ले जाएगा, या क्या होगा? सेट ऑफ होगा। तीन ही तरीके से बिक सकती हैं। तो तीनों तरीकों में सेम ही एंट्री होगी जैसे हमने अबव केसेस में करा है। अगर कैश में बिका तो टू में रियलाइजेशन। ठीक है, कैपिटल ले गया तो कैपिटल कम करेंगे, टू में रियलाइजेशन। और सेट ऑफ हो गया तो फिर से क्या लिखेंगे? नो एंट्री। अब दिक्कत क्या आएगी? सर ये अनरिकॉर्डेड थी, ये तो रियलाइजेशन में गई नहीं। ठीक है, तो ठीक है, मानता हूं ये रियलाइजेशन में नहीं गई, बाकी सारी चीजें तो आपकी रियलाइजेशन में चली गई। अब आपको हुआ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट बिकी तो वो क्या हो गया? आपका गेन हो गया। तो उसके लिए अलग अकाउंट थोड़ी ना खोलूंगा, एक ही अकाउंट खोलूंगा। भाई मैं बुक्स बंद करने आया हूँ, बुक्स को बढ़ाने नहीं आया। तो मैं एक ही अकाउंट में खोल रहा हूँ। ये रियलाइजेशन कैश आया कहाँ पे? किसकी वजह से आया? रियलाइजेशन। कैपिटल कम करी, किसकी वजह से करी? रियलाइजेशन। सेट ऑफ हो गया तो कोई एंट्री पास नहीं करो। क्लियर है इतना? आया समझ में? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लाइबिलिटी बेचना सीखेंगे। हाँ चलिए, अब हम लाइबिलिटीज को पे करना सीखते हैं। लाइबिलिटीज पे कैसे होंगे भाई? तीन तरीके से। कौन से तीन तरीके से भाई? या तो कैश में पे आउट करो, कैश यानी बैंक, दोनों चलेगा। या फिर पार्टनर कोई भला मानुस हो, वो कह दे कोई नहीं मैं पे कर दूंगा, तो पार्टनर को पे करने दो। या फिर सेट ऑफ कर दो एसेट के साथ। जो एसेट अभी अभी सेट ऑफ हुई वो भी तो किसी लाइबिलिटी से ही तो सेट ऑफ हुई होगी, तो वो भी सेट ऑफ आपका कहाँ आएगा? यहीं पर आ जाएगा, है ना। तीन तरीके से पे आउट हो सकता है, या तो कैश बैंक से, या पार्टनर की कैपिटल से, या फिर सेट ऑफ से। आया इतना समझ में? ठीक है। कैश और बैंक से पे करा तो भाई लाइबिलिटी पे करोगे तो या तो कैश कम होगा या बैंक कम होगा। एसेट कम होगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्लियर है इतना?
अब देखो लाइबिलिटी कहाँ पड़ी हुई है, लाइबिलिटी तो रियलाइजेशन में पड़ी हुई है, तो रियलाइजेशन लाइबिलिटी नेचर का है, तो उसको बढ़ाऊं या कम करूं, उसको कम करो। लाइबिलिटी कम होगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्लियर है। मान लो कोई भला पार्टनर था, उसने कहा भाई मैं पे कर दूंगा, आप पे मत करो। अब पे वो कर रहा है, तो उसकी कैपिटल देखो कितना भी भला हो, अभी वो पे कर रहा है, बाद में तो पैसे लेगा, तो उसकी कैपिटल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। कैपिटल बढ़ेगी तो उसी पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। मान लो एक्स था, तो एक्स की कैपिटल मैंने क्या कर दी, बढ़ा दी। अब भाई लाइबिलिटी तो रियलाइजेशन में पड़ी है, तो उसको क्या करो, रियलाइजेशन को ही डेबिट कर दो, क्योंकि लाइबिलिटी कम होती है तो लाइबिलिटी को क्या करा जाएगा, डेबिट करा जाएगा। क्लियर है, इतना आ रहा है समझ में, ठीक है। अगर वो चीज सेट ऑफ हो गई तो फिर से क्या एंट्री होगी, नो एंट्री। क्यों, क्योंकि देखो एसेट जा रही है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी जा रही है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। ऐसी कोई एंट्री भाई हमने आज तक सीखी ही नहीं है, तो इसकी क्या होगी, नो एंट्री हो जाएगी। क्लियर है इतना। लास्ट, लाइबिलिटी भी तो अनरिकॉर्डेड हो सकती है। मान लो कोई ऐसा पर्सन हो जिसने मेरे को उधार दिया हो कोई सामान, अब मेरे माइंड से स्लिप हो गया हो या हमने कोई एंट्री पास नहीं करी हो, तो वो क्या हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो जाएगा। तो उसको भी पे करोगे, हाँ पे करना पड़ेगा। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को 3 तरीके से पे करोगे, या तो कैश में पे करोगे, या पार्टनर कह देगा चलो मैं पे कर देता हूँ, या फिर वो भी सेट ऑफ हो जाएगा। तो सेम तरीके से डील होगा। अगर देखो कैश में पे होगा तो ये एंट्री होगी, पार्टनर ले जाएगा तो ये एंट्री होगी, और सेट ऑफ होगा तो फिर कोई एंट्री नहीं होगी। इजी है, इसे कहते हैं भाई लाइबिलिटीज को सोल्ड करना। आया समझ में इतना। चलिए अब इसमें और क्या क्या बचा हुआ है, इसमें भाई इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं। ओ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट्स हैं। केसेस 2 तरीके के हैं इसमें, एक तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का केसेस है और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का केसेस है। जैसे वो खत्म होंगे बस जनरल एंट्रीज खत्म अपने। ठीक है, तो चलो भाई केसेस देखते हैं। अब देखो मैं कौन हूं, हमने 11th की पहली क्लास में पढ़ा था कि भाई एक बिजनेसमैन होता है और एक कौन होता है, बिजनेस होता है, जिसको हम फर्म के नाम से जानते हैं, इसको प्रोप्राइटर। दोनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं होता। ठीक है, और मैं कौन हूं, बिजनेस हूं, है ना। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि भाई बिजनेसमैन और बिजनेस सेपरेट होते हैं, और कोई भी ट्रांजैक्शन हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। तो हमेशा याद रखना हम पार्टनर नहीं है, हम कौन है, बिजनेस है। उससे देखते हुए हम एंट्री को पास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म, फर्म यानी मैंने पे करे, है ना। तो पे करे तो कैश बढ़ा या कम हुआ, कम हो गया, तो कैश या बैंक को क्या कर दो, कम कर दो। आया समझ में, ठीक है। और क्या हुआ, एंड बॉर्न बाय फर्म, बॉर्न यानी कि भाई झेला किसने, मैंने ही झेला, तो भाई खर्चा भी तो मेरा है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो मैं क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ, बिल्कुल। तो रियलाइजेशन को क्या करो, डेबिट करो। सर एक्सपेंस है, आप रियलाइजेशन को डेबिट क्यों कर रहे हो, नया खाता नहीं खोलना, पुराने खाते में ही हमको सब कुछ खत्म करना है। तो एक खाता खोला रियलाइजेशन, उसी में एसेट डालो, उसी में एक्सपेंस डालो, उसी में लाइबिलिटी डालो, उसी में इनकम डाल दो। क्लियर है इतना, ठीक है भाई। चलो व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म, मैं हूं ना फर्म, है ना, हम फर्म है, हमने पे करा तो कैश आया या गया, कैश गया, तो टू कैश या बैंक, है ना। एसेट है, एसेट कम होगी तो क्रेडिट। एंड बॉर्न बाय पार्टनर, ये खर्चा मेरा था या पार्टनर का था, अरे इसको तो पार्टनर को झेलना था, कर किसने दिया, मैंने दिया। अब ये पैसे कौन देगा, पार्टनर देगा। तो पार्टनर कैपिटल बढ़ाऊं या कम करूं, अब उससे मेरे को पैसे लेने हैं, ठीक है, और कैपिटल देनी है। तो एक काम करें ना, कैपिटल को ही कम कर दें। कैपिटल कम होती है तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी। हाँ, कौन से पार्टनर कैपिटल डेबिट होगी, जिसने पे करा है। मान लो इस बार वाई ने पे करा है तो वाई इज कैपिटल अकाउंट। बीइंग लिख लोगे ना, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस रिकॉर्डेड, बीइंग एक्सपेंस पेड बाय फर्म, बॉर्न बाय पार्टनर। ठीक है, चलिए व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, अच्छा पे किसने करा, पार्टनर ने, बट बॉर्न किसने करा, फर्म ने। तो मैं कौन हूं, मैं तो फर्म हूं, मेरा खर्चा हो गया।
एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो भाई रियलाइजेशन को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, बिल्कुल, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा था तो हमने क्या करा था, डेबिट करा था। क्या पे भी मैंने करा, नहीं, पे किसने करा, पार्टनर ने पे कर दिया। अच्छा, मेरा खर्चा पार्टनर पे कर रहा है। जब देखो हमने पार्टनर का खर्चा पे करा था तो हमने पार्टनर कैपिटल को कम करा था। अब मेरा खर्चा पार्टनर पे कर रहा है तो भाई और पैसे पार्टनर को देने पड़ेंगे, तो उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे। जैसे कैपिटल बढ़ेगी हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। बीइंग एक्सपेंस पेड बाय वाई बट बॉर्न बाय फर्म। क्लियर है इतना, चलिए आ रहे हैं। केस 4, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर एंड बॉर्न बाय पार्टनर। अब देखो हमने अभी अभी सीखा पार्टनर अलग है और बिजनेस अलग है। इसी ने पे करा और इसी ने ही बॉर्न कर लिया। क्या मेरा कोई मतलब रहा, नहीं, मेरा तो कोई मतलब नहीं है। तो क्या मैं कोई एंट्री पास करूंगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आपके पड़ोसी ने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, वो मशीनरी जल गई, तो बताओ आप क्या एंट्री करोगे, अरे आप तो कोई एंट्री नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि भाई मैं तो ये हूं ना, मैं तो फर्म हूं। पार्टनर ने पे करा, पार्टनर ने ही बॉन्ड करा, तो मेरा कोई मतलब है उससे, नहीं। तो ऐसा कोई केस आता है तो हम क्या करेंगे, नो एंट्री। क्लियर है इतना, आया समझ में। लास्ट केस, लास्ट केस में क्या होता है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, हम कौन है, हम तो फर्म है ना। फर्म ने एक पार्टनर असाइन कर दिया, क्योंकि देखो खर्चे होते हैं ज्यादा जब फर्म को डिसॉल्व करते हो। कैसे, आपको एसेट्स बेचनी होती है, वो भी जल्दी बेचनी होती है, तो बेचने पे आपको कुछ कमीशन पे आउट करना होगा, ठीक है, आपको लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस भी पे आउट करने होंगे, तो खर्चे होते हैं डिसोल्यूशन में। हाँ, तो जैसे ही खर्चे हुए तो आप क्या करोगे भाई, ऐसे तो थोड़े थोड़े खर्चे होते रहेंगे, तो आपने क्या करा, एक पार्टनर से बोला एक काम कर भाई, तू इन खर्चों को देख लियो, मैं तेरे को 10,000 रुपए फिक्स रेम्यूनरेशन दे दूंगा, ठीक है। अब ये खर्चे चाहे 4 के हो चाहे 2 के हो, चाहे वो करे ही ना खर्चा, आपको कितने देने पड़ेंगे, 10। अच्छा, खर्चा अगर 15 का हो जाए तो भी मैं 10 ही दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप एक है ना पार्टी कर लो, ठीक है, आप क्या कर लो, पार्टी कर लो, उसके 5,000 रुपए मैं दे दूंगा। अब चाहे आप पार्टी में 1,000 रुपए खर्च करो, चाहे 10,000 खर्च करो, मैं कितने दूंगा, 5,000। मैंने आपको 5,000 दिया, मैंने कहा कि चलो आप पार्टी कर लो। अब आप चाहे 4 खर्च करो चाहे 6 खर्च करो, उससे मेरे कोई मतलब नहीं, मैंने आपको 5 दे दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो उसको कहते हैं फॉर एग्रीड रेम्यूनरेशन टू सच पार्टनर हु एग्रीज टू अंडरटेक डिसोल्यूशन वर्क। यानी ये देखो, इसने अंडरटेक करा डिसोल्यूशन वर्क को, ठीक है, तो इससे कहते हैं फिक्स रेम्यूनरेशन पर कोई पार्टनर तैयार हो जाता, ठीक है। तो देखो खर्चा तो हो गया ना फर्म का, कितने का हुआ, 10,000 का। एक्चुअल एक्सपेंस नहीं देखेंगे, जिसमें पार्टनर को एग्री करा है वो एक्सपेंस बता दो, एक्चुअल एक्सपेंस नहीं। तो भाई पार्टनर को एग्री करा है आपने कितने में, 10,000 में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, किसको देना है, पार्टनर को, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ा देंगे, बस खत्म हो। तो ये 5 केस हैं। पहला केस ध्यान से देखो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म। तो मैं कौन हूं, मैं फर्म हूं, है ना। फर्म अगर पे करेगी तो भाई कैश और बैंक कम हो जाएगा, और भाई बॉन्ड भी फर्म ने करा, ठीक है, तो मेरा ही खर्चा है तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे। सेकंड एंट्री, पेड पार्टनर ने कर, पेड फर्म ने करा बट बॉन्ड किसने करा, पार्टनर ने। तो भाई खर्चा पार्टनर का पे मैं करूंगा, पे कर रहा हूं यानी कैश कम होगा, ठीक है। अब ये पैसा किससे लेंगे, पार्टनर से, तो उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। सेकंड, पेड बाय पार्टनर बॉन्ड बाय फर्म। अब देखो खर्चा मेरा पे किसने करा, पार्टनर ने। अगर मेरा खर्चा पार्टनर पे कर रहा है तो भाई मैंने कैश और बैंक तो करा नहीं, क्योंकि पे कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। तो मेरा खर्चा है तो मैं एक्सपेंस को रिकॉर्ड करूंगा और किस में डाल दूंगा, कैपिटल में। क्यों, क्योंकि जब मैंने बॉन्ड करा था, जब मैंने पे करा था, बॉन्ड किसने करा था, फर्म ने, तो हमने कैपिटल कम करी थी। अब मेरा खर्चा पार्टनर पे कर रहा है यानी हमको कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। लास्ट, पार्टनर नहीं पे करा, पार्टनर नहीं बॉन्ड करा, तो मैं कोई एंट्री पास ही नहीं करूंगा। और सबसे लास्ट एक फिक्स रेम्यूनरेशन हो जाएगा, जहां पे मेरा खर्चा 10,000 का है और क्या बढ़ा देंगे हम, उस पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है इतना। तो ये क्वेश्चन था रियलाइजेशन एक्सपेंस। चलिए
कुछ केसेस हैं रिलेटिंग टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसको भी देख लेते हैं, है ना। चलिए ये पहन लेते हैं। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने करा था, कहाँ करा था, चेंज इन पीएसआर में। जिसने नहीं करा वो ध्यान से देखना। रिजर्व एक गुल्लक होती है, हाँ, अगर वो गुल्लक यूज में आई तो यूज करूंगा, नहीं आई तो मैं आपस में बांट लूंगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने और आपने मिलकर गुल्लक बनाई, हाँ, अगर वो उस काम के लिए यूज आई तो भाई यूज करो, नहीं आई यूज तो जितने पैसे आपने डाले जितने पैसे मैंने डाले, एक रेशियो तो होगी ना हमारी, उस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर है इतना। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। पहला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये कलर विजिबल है नहीं है, चलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये विजिबल है, ये भी नहीं है, चलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 1,00,000 का। ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी रेशियो 1:1 है। खैर अगर रेशियो नहीं दी होती तो भी हम क्या मानते हैं, 1:1 ही मानते। और कोई भी क्लेम नहीं है, मैंने क्या बोला, कोई भी क्लेम नहीं है। अब एक बात बताओ भाई, गुल्लक मैंने बनाई कितने की, 1,00,000 की, उससे रिलेटेड कोई खर्चा है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, आपस में हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। जैसे ही बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी, ए की कैपिटल बढ़ गई और बी की कैपिटल बढ़ गई, है ना। और क्या चला गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व चला गया। क्या ये रियलाइजेशन में था, नहीं, ये रियलाइजेशन में नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि देखो जब मैंने वो लिखवाई थी ना जनरल एंट्रीज, तब मैंने बताया था अगर क्लेम के साथ रिजर्व हो तो रियलाइजेशन में जाएगा, और अगर केवल रिजर्व हो तो वो रियलाइजेशन में जाएगा, वो पार्टनरशिप कैपिटल में डील हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करें। क्यों, क्योंकि भाई रिजर्व एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी कम होगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट करें। अब डाउट ये आता है सर रिजर्व और लाइबिलिटी कैसे, देखिए 11th में हमने पढ़ा था नेट प्रॉफिट होता है, वो हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड किस में डालते थे, कैपिटल में प्लस करते थे। अब प्रॉफिट का ही कोई हिस्सा हम क्या करेंगे, बचा के रिजर्व में डाल देंगे। जब प्रॉफिट ही लाइबिलिटी है, क्या बोला मैंने, जब प्रॉफिट ही लाइबिलिटी है तो फिर उससे बना हुआ रिजर्व भी क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। तो इसलिए हम रिजर्व को क्या मानते हैं, लाइबिलिटी मान लेते हैं। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,00,000 का है, रेशियो वही है, क्लेम जो है वो 40,000 का क्या आ गया, क्लेम आ गया। हाँ अब एक बात बताओ, गुल्लक में पड़े हैं 1,00,000 रुपए, 40,000 रुपए खर्च होने वाले हैं, तो अभी भी 60 तो बचे हैं ना, उसका क्या करें, उसका हम लोग आपस में बांट लेंगे, बिल्कुल बांट लेंगे। तो एंट्री क्या पास करूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी खत्म तो इसको डेबिट करा। 2 में ए कैपिटल, 2 में बी कैपिटल, ठीक है। 1,00,000 का रिजर्व था भाई, 40,000 का क्लेम हो गया, तो बचा कितना, 60 अभी भी बचा हुआ है, तो 60 को बांटेंगे 30,000 और 30,000। क्लियर है। 40 तो भाई खर्च हो गया ना, 40 का क्या करूं, 40 खर्च हो गया, तो 40 का क्या करें, 40 को हम उस वर्कर को पे करेंगे जिसको भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिला है, ठीक है। तो कैसे पे करेंगे, तो भाई नया अकाउंट नहीं खोलूंगा, तो मैं इसको उसी अकाउंट में डाल दूंगा टू रियलाइजेशन। बोला था ना क्लेम के साथ अगर रियलाइजेशन वो रिजर्व आए तो हम कहाँ डाल देंगे, रियलाइजेशन में डाल देंगे। कितने का रियलाइजेशन, 40,000। अच्छा पे अभी करूं या बाद में करूं, साथ के साथ पे करो, क्योंकि फर्म को क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, 2 में कैश या बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन जब लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, अब लाइबिलिटी कम हो गई क्योंकि आपने उसको पे कर दिया तो डेबिट, और एसेट कम होती है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करके क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। क्लियर है, सिंपल सा केस है। याद हो तो हम यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखते थे, हम नया अकाउंट नहीं खोल रहे तो इसलिए हम इसको कहाँ डाल रहे हैं, रियलाइजेशन में डाल रहे हैं, और फिर रियलाइजेशन को पे आउट कर रहे हैं, ठीक है। अगला केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,00,000 का, क्लेम भी है 1,00,000 का। रिजर्व कितने का है, 1,00,000 का, क्लेम कितने का है, 1,00,000 का। बताओ क्या हमारे लिए कुछ बचा, नहीं, यहाँ तो सब कौन ले गया, वर्कर ले गया। तो अब क्या करें,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म, एसेट वो लाइबिलिटी कम होती है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। और कहाँ गया ये अकाउंट, रियलाइजेशन में चला गया। क्यों, क्योंकि भाई एक लाइबिलिटी हो गई, और मैंने आपको बताया था रिजर्व के साथ अगर क्लेम हो तो ये कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा। पे अभी करूँ या बाद में, जल्दी बताओ भाई। फर्म को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल अभी पे कर दो। तो जैसे ही पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू में कैश या फिर बैंक। लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट, और एसेट कम होती है तो क्रेडिट। सेम रूल जो कि यहाँ पे लगा था वही रूल यहाँ पे लग गया। जल्दी से नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, करिए जल्दी, नोट कीजिए। कितनी देर की वीडियो हो गई सर, बस 10 मिनट और, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन खत्म करेंगे। हाँ चलिए, लास्ट दो केस और है। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, रिजर्व था क्लेम नहीं था, है ना, रिजर्व था क्लेम कम था, रिजर्व था क्लेम उतना ही था। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को अंदाजा लग रहा है कि वर्कर को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो। क्या ज्यादा नहीं पे करना हो सकते, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकता है भाई जितने का सोचा उससे ज्यादा क्लेम आ गया। तो आओ हम केस 4 उसी का करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख का, बट क्लेम आया हुआ है 1.5 लाख का। हाँ तो एक बात बताओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कहाँ भेज दें, रियलाइजेशन में भेज दो। कितने से, क्लेम को मत देखो, मेरे को क्लेम नहीं दिख रहा, क्लेम मत देखो। रिजर्व कितने का है, 1 लाख का। सर क्लेम क्यों नहीं देखें, क्योंकि भाई हम नया अकाउंट नहीं खोल रहे, हम उसको रियलाइजेशन में डालेंगे फिर रियलाइजेशन से पे कर देंगे, ठीक है। तो रिजर्व कितने का है, 1 लाख का, और फिर हम क्या करेंगे, इसको पे करेंगे तुरंत के तुरंत। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू में कैश या फिर बैंक। कितने से पे करेंगे, 1.5 लाख से पे करेंगे। ऐसा क्या हुआ सर, 1 लाख की तो भाई रिकॉर्ड करी लाइबिलिटी, और 1.5 लाख पे करा, यानी 50,000 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। चाहे लाइबिलिटी रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, पे तो एक ही तरीके से करते हैं ना, तो हमने इकट्ठा उठा के क्या कर दिया, पे कर दिया। क्लियर है, तो ध्यान रखना, पहले रिजर्व को कहाँ भेजा, रियलाइजेशन में, फिर रियलाइजेशन को कहाँ पे भेज दिया, कैश या बैंक से पे आउट कर दिया। क्लियर है, अभी तक हमारे पास सब केसेस में रिजर्व थे, अब मेरे पास रिजर्व ही नहीं है। मान लो ये केस क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं दिया हुआ, बट फिर भी किसी वर्कर के साथ कोई दुर्घटना घट गई तो क्लेम दिया हुआ है 20,000 का। तो देखो ये तो है ही नहीं, तो सीधा ये एंट्री पास करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू में कैश या बैंक। अच्छा इसी को अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहते हैं। हाँ ये मेरी लाइबिलिटी कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं थी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का केस बोल देंगे। हाँ तो सीधा लाइबिलिटी पे कर रहे हो यानी लाइबिलिटी कम हुई तो हम डेबिट करेंगे, और कैश एसेट है, एसेट कम हुई तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने से, 20,000 और 20,000 से। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी के साथ हमारी जनरल एंट्री के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हुए। क्लियर है, पार्टनर का लोन बचा हुआ है, वो हम अकाउंट जब सीखेंगे ना, पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसी में ही हम डील कर देंगे। क्लियर है इतना। अच्छा एक चीज और, एक चीज, लास्ट में हमने एसेट बेच दी, लाइबिलिटी बेच दी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रियलाइजेशन एक्सपेंस वगैरह सब बेच दिया। अब या तो प्रॉफिट आएगा या फिर क्या आएगा, लॉस आएगा, है ना। प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल बढ़ा देना, ए और बी। कहाँ से बढ़ा, रियलाइजेशन, जैसे रिवैल्यूएशन में बांटते थे, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, और किसकी वजह से कैपिटल बढ़ी भाई, रियलाइजेशन की वजह से, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है इतना, ठीक है। इसके बाद जब लॉस होगा, लॉस में क्या करेंगे, कैपिटल कम कर देंगे, ए और बी को डेबिट करेंगे, और रियलाइजेशन को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। क्लियर है, तो ये था लॉस और प्रॉफिट की एंट्री। नोट करना है, करिए, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है। अब बस 2 क्वेश्चन करेंगे और क्लास को खत्म करेंगे। हाँ चलिए, कह रहा कैरोल एंड लेसी वर पार्टनर, दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म, पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहना क्या चाहता है भाई, कह रहा है कि भाई कैरोल और लेसी 2 पार्टनर थे, उन्होंने डिसाइड करा कि भाई हम अपनी फर्म को क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। और वो पहले से ही एसेट को
कहाँ डाल चुके थे, रियलाइजेशन में और लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में, यानी जो मैंने फर्स्ट एंट्री करी थी वो ट्रांसफर ऑफ एसेट ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी वाली एंट्री वो कर चुके हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे केवल बेचने या पे की एंट्री करनी है, ठीक है। तो चलो पहला, कैरोल टुक ओवर हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर्थ 30,000 at 2% discount and the remaining investment were sold at a profit of 18% of the book value। क्या आया समझ में, चलिए इधर देखते हैं। भाई 30,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट थी, कैरोल कितनी ले गया, आधी, यानी 15,000 की इन्वेस्टमेंट कैरोल ले गया और बची हुई इन्वेस्टमेंट 15,000 की बची हुई है अभी भी हमारे पास। हाँ, कैरोल जो लेकर गया वो कितने के डिस्काउंट पे लेकर गया, 2% के डिस्काउंट पर लेकर, कैरोल कितने के डिस्काउंट पे लेकर गया, 2%। तो 15,000 का 2% एक बार निकालना, डिस्काउंट में माइनस ही होता है, ये सबको पता होगा। 15,000 का 2%, हाँ 300 रुपये, चलिए तो कितना हो गया, 14,700 रुपये की इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, कैरोल ले गया भाई। अब देखो कैरोल ले गया तो पार्टनर कैपिटल बढ़ाऊं या कम करूं, बढ़ाऊं या कम करूं, कम कर दो। हाँ, तो एंट्री क्या करूंगा, कैरोल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू में क्या ले गया, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ पड़ी थी, रियलाइजेशन में, कितने से रिकॉर्ड करूंगा, 14,700, 14,700। अब डाउट ये आएगा सर 15,000 की इन्वेस्टमेंट वो कितने की ले गया, 14,700 की ले गया, ठीक है। तो सर 15,000 की इन्वेस्टमेंट अगर 14,700 की ले गया तो आपने उसको 15,000 रिकॉर्ड क्यों करा, तो सर 15,000 रिकॉर्ड क्यों करा, तो 15,000 रिकॉर्ड क्यों नहीं करा वो देखना। भाई बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते हम, किस पे रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है इतना, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है भाई बची हुई इन्वेस्टमेंट, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%। तो 15,000 का 18% कितना होता है, निकालो भाई। 15,000 का 18%, 2,700 रुपये। प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट कितने की बिकेगी, 17,700 रुपए की। ये भी कैरोल ले गया या इसको कैश या बैंक से पे आउट कर दूं, नहीं ये कैरोल नहीं लेकर गया, इसको कैश या बैंक से पे आउट करो। तो कैश अकाउंट डेबिट 2 में रियलाइजेशन कितने से, 17,700, 17,700। सर इसकी एक एंट्री नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, कैरोल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एक एंट्री भी कर सकते थे। बताइए ये आया समझ में, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री में क्या कह रहा है, लेसी इज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 13,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क and is to be bear all the expense of realization which amounted to 5,000 were paid by the firm। अच्छा एक बात बताओ, लेसी ने क्या करा, लेसी को हमने असाइन कर दिया। असाइन किस लिए करा भाई लेसी को, एक सेकेंड, लेसी को असाइन किस लिए करा, बताओ भाई लेसी को असाइन किस लिए करा। लेसी को असाइन इसलिए करा कि भाई हम आपको 13,000 रुपए देंगे, इस चीज के लिए, डिसोल्यूशन वर्क के लिए। और कह रहा है भाई आप सारे एक्सपेंस को क्या करोगे, बियर करोगे। बियर मतलब अब सारे एक्सपेंस कौन झेलेगा, लेसी झेलेगा, ठीक है। तो मैं लेसी को कितने दूंगा, 13,000। अच्छा ये वो वाला केस नहीं है अपना, ये वाला जहां फिक्स रेम्युनरेशन दे देते थे, हमने कितना फिक्स करा था, 10,000, बट यहाँ पे कितना फिक्स हो रहा है, 13,000 रुपए ना। और कह रहा है कि भाई कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए जो कि कितने के हुए, 5,000 के, जो भी पे किसने कर दिए, फर्म ने। अब देखो मेरे को मतलब नहीं है कि भाई खर्चा कितना होगा, मैंने लेसी को कितने देने का वायदा करा, 13,000 का, तो मेरा खर्चा कितने का है, 13,000। किस में डाल दे, कैपिटल में डाल दे, किसकी, लेसी की कैपिटल में। बट एक बात बताओ, उसने मेरे से 5,000 तो कैश ले लिए, पे मेरे से करवा दिया, तो मैं तो 13 ही दूंगा।
तो 13 में से 5 दे चुका हूं, तो लेसी कैपिटल में 8 डालूंगा, बचे हुए कैश या बैंक से पे कर दूंगा। क्लियर है इतना? आया समझ? चलिए, कैरोल हैड गिवन अ लोन ऑफ 89,000। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, कैरोल हैज गिवन अ लोन ऑफ 89,000 ऑफ द फर्म विच वॉज ड्यूली पेड ऑफ। कैरोल ने मेरे को लोन दिया 89,000 का, जो कि मैंने पे कर दिया। अब कैरोल हमारा पार्टनर है, रियलाइजेशन में तो गया नहीं होगा, तो लोन हमारी लाइबिलिटी है, तो कैरोल्स लोन अकाउंट डेबिट करूंगा। लाइबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और किससे पे करा होगा, कैश या बैंक से। 89,000 आया समझ में? ये एंट्री है और ये एंट्री है। क्लियर है इतना? हाँ भाई, चलिए लास्ट ट्राई करेंगे। लेसी एग्रीड टू पे ऑफ आवर ब्रदर्स लोन ऑफ 13,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। लेसी ने कहा कि भाई मैं अपने भाई का लोन पे कर दूंगा। तो एक बात बताओ, ये लेसी का लोन है या भाई का लोन है? ये तो लेसी का लोन है, तो पे कहाँ से होगा, रियलाइजेशन से पे होगा, ये पार्टनर का खर्चा नहीं है। तो कैसे पे करूंगा, इधर देखना भाई, पे कर रहे हो लाइबिलिटी को तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और पे किससे करोगे, कैश या बैंक से, या लेसी पे कर रहा है, वो लेसी पे कर रहा है, तो लेसी की कैपिटल को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बिल्कुल, कितने से, 13,000 का लोन है, 5% माइनस करके जो बचा वो आप पे आउट कर देना। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से हम जनरल एंट्रीज को करेंगे। हाँ, चलिए, कह रहा है पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एक्स एंड वाई आफ्टर वेरियस एसेट अदर देन कैश आउटसाइड लाइबिलिटी हैज बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो वो करवाता हूँ भाई मैं आपको। कह रहा है भाई एंट्री पास करो, सारी एसेट रियलाइजेशन में जा चुकी हैं। एक्स और वाई की कुछ एसेट्स, एक्स और वाई पार्टनर है, उन्होंने क्या करा, सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में पहले ही डाल चुके हैं। ठीक है, एंट्री करते हैं। कह रहा है सेल ऑफ एसेट करा 50,000 से, एसेट बेच दी 50,000 की, तो बताओ पैसा आएगा या जाएगा? भाई पैसा आएगा, तो एंट्री क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू में रियलाइजेशन एसेट गई तो क्रेडिट करेंगे। कितने की बेची, 50,000 और 50। बताइए, आया समझ में इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एंट्री, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी 10,000। अब क्या कर रहा है, लाइबिलिटी पे कर रहा है, तो लाइबिलिटी पे करने से बताओ पैसा आएगा या जाएगा, जल्दी, पैसा आएगा या जाएगा? पैसा जाएगा, तो कैश को डेबिट करो या क्रेडिट करो, कैश को क्रेडिट करो और रियलाइजेशन को क्या कर दो, डेबिट कर दो। कितने से, 10,000 की थी लाइबिलिटीज, बिल्कुल 10,000 10,000। चलिए थर्ड एंट्री ट्राई कीजिए जल्दी से। थर्ड एंट्री ट्राई करिए आपने। एक कमीशन है 5% अलाउड टू एक्स अ पार्टनर ऑन सेल ऑफ एसेट। ये तो एक्सपेंस हो गया, कौन सा एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस। कह रहा है भाई कमीशन 5% का दे दो, किसको दे दो, एक्स को। किस चीज के लिए, क्योंकि उसने एसेट बिकवाई होंगी। तो एक बात बताओ, एसेट कितने की बिकी भाई, एसेट तो बिकी 50,000 की, तो कमीशन दो, एक्सपेंस हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। किसको देंगे कमीशन, एक्स को, तो एक्स की कैपिटल बढ़ाएंगे। 50,000 का कितना परसेंट, 5%, कितना हो गया, 2,500 रुपये। बताइए जल्दी, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? आसान है ना क्वेश्चन, बिल्कुल। चलिए अगली एंट्री आप ट्राई करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए 15,000 के, द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत टू रीइंबर्स टू हिम 10,000। यानी कि ये मेरा लास्ट केस है। लास्ट केस कैसे है, जो 5 केस करे थे ना हमने, उसमें से ये लास्ट केस है। लास्ट केस कैसे, जहाँ पे हम फिक्स रेम्यूनरेशन पे उसको रख देते हैं, है ना। तो फिक्स रेम्यूनरेशन पे अगर हम इसको रखेंगे, तो एक बात बताओ, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का हुआ, 15 का। उससे मेरे को मतलब नहीं है, अमृत को कितने देने हैं, 10,000 रुपये देने हैं। तो एक बात बताओ, एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे,
डेबिट करेंगे और किसको पे करेंगे, अमृत को। तो भाई ये क्वेश्चन की गलती है, अमृत हमारा पार्टनर होगा, जबकि क्वेश्चन ने पार्टनर किसको बोला है, कैश, एक्स और वाई को। हाँ, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, कोई नहीं। तो अमृत हमारा पार्टनर है, कितना पे करेंगे, 10,000। बेशक खर्चा कितने का भी हो जाए, मैं उतना ही पे करूंगा जिसकी मेरी बात हुई है, फिक्स रेम्यूनरेशन ही पे आउट करूंगा। क्लियर है इतना? चलिए खत्म कर रहे हैं क्वेश्चन और क्लास को भी जल्दी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000, ईपीएफ कोई रिजर्व होता है या पे करना है सीधा लाइबिलिटी मार के, भैया एम्प्लॉय का होता है, आप पे करो सीधा। तो भाई रियलाइजेशन में गया होगा, रियलाइजेशन लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट, और किससे पे करोगे, कैश से। कितने का था ईपीएफ, 10 का, तो यहाँ 10,000 और 10,000 खत्म। चलिए ये कौन सा केस हो गया, 4 और एक 5वां केस। छठा केस देखिए एक बार जल्दी से। Z, a debtor whose account of 6,000 was written off as bad debts earlier. Earlier मतलब पिछले साल वो bad debts हो गया था, paid 60% द अमाउंट। अब bad debts किसे कहते हैं, जैसे कि आपने किसी को उधार दिया या अपने दोस्तों को कुछ पैसे उधार दे दिए, वो पैसे नहीं दे रहा, तो वो क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए, पैसा डूब गया। अब उसने क्या करा, उसका मन बदला, उसने 60% पैसे आपके डूबे हुए पैसे में से उसने दे दिए, तो अनरिकॉर्डेड हो गया। क्यों, क्योंकि पहले तो आप बैड डेट्स रिकॉर्ड कर ही चुके थे, तो ये आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट आई। कितनी आई, 60%, 6,000 का 60%, 3600। कैश आ गया, कैश को डेबिट करो। नया अकाउंट खोलूं या रियलाइजेशन, सीधा रियलाइजेशन। 6,000 का 60% कितना हो गया, 3600 रुपये, और 3600 रुपये। आया समझ में? चलिए उम्मीद करता हूँ आ रहा है समझ में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000, रियलाइज्ड एट 150%। ये क्या चीज है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितने की है, 10,000 की, कितने पे रियलाइज हुई, 150%, यानी 50% का प्रॉफिट। कोई भी चीज अपने आप में 100% तो होती है, 50% का मैंने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। 10,000 की इन्वेस्टमेंट कितने की बेची, 150% पे। तो देखो कैश आएगा और इन्वेस्टमेंट कहाँ पड़ी होगी, रियलाइजेशन में। 10,000 का 150%, या 50% प्लस भी कर सकते हो आप, कितना हो गया, 15,000 और 15,000। नरेशन आपको लिखनी है सब में। हाँ, लास्ट एंट्री ट्राई करो जल्दी से, करो जल्दी। Realization expense were 10,000. The firm had agreed with Krishna partner to retire reimburse 7,500 रुपए। क्या ये सेम डी वाली एंट्री उसने एच में नहीं डाल दी, अमाउंट बदल के? बिल्कुल सेम। उसमें 15,000 था, 10,000 उसने रीइंबर्स करा, इसमें 10,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस है, कितना रीइंबर्स कर रहा है, 7,500। भाई मैंने फिक्स रेम्यूनरेशन उसको 7,500 पे फिक्स कर दिया, तो मेरे को मतलब ही नहीं। अच्छा नाम देख लेते हैं, नाम क्या था, कृष्णा। तो मेरा खर्चा हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और किसको क्रेडिट करेंगे, कृष्णा को। कितने से करेंगे, 10,000 या 7,500, 75। आया समझ में? तो ये था अपना डिसोल्यूशन की जनरल एंट्री। उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको डिसोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, मैं अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट बार देखते हैं मेरी वीडियो को तो सिंपल व्यू में देखिए, मतलब उसकी स्पीड को मत बढ़ाइए। बट अगर आप इसको रिवाइज कर रहे हैं तो 1.25 या 1.5x पे देखिए, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगली क्लास में मैं इसी के अकाउंट के साथ आऊँगा, जिसको हम बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आसान सा चैप्टर है, 8 से 10 नंबर अपने बोर्ड्स में, और अभी अपना फर्स्ट टर्म आने वाला है सितंबर में, तो आज वैसे 1 सितंबर ही है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आने वाला है, वहाँ पे भी ये चैप्टर अच्छी खासी वेटेज के साथ आपको देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।